गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अम्लसार संकल्पनाओं के तहत एक इम्पोर्टेंट संकल्पना या इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी या सॉल्वेंट सिस्टम अप्रोच। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सिद्धांत है वो केटी एंड एल्से नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। दूसरा देखिए, इसमें ये जो थ्योरी है वो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी जो विलायक मॉलिक्यूल्स हैं या जो विलायक है उसकी ऑटो आयनाइजेशन की प्रवृत्ति पर आधारित है। यानी इस थ्योरी के अनुसार कोई भी विलायक वह ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा या स्वतः आयनीकरण प्रोसेस के द्वारा कैटायन व एनायन में विभक्त हो जाता है। देखिए कोई भी सॉल्वेंट है वो ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कैटायन और एनायन में विभक्त हो जाता है। जो कैटायनिक स्पीशीज है वो एसिड कहलाती है, जो एनायनिक स्पीशीज है वो बेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल H2O एक विलायक है। इस विलायक के ऑटो आयनाइजेशन के फलस्वरूप ये H3O प्लस व OH माइनस में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे ये H3O प्लस है, वो कैटायनिक स्पीशीज है और वो एसिड के रूप में व्यवहार करती है। इसके विपरीत OH आयनन OH माइनस जो आयन स्पीशीज है वो बेस के रूप में व्यवहार करती है। यानी किसी भी विलायक के ऑटो आयनाइजेशन के फलस्वरूप उसका कैटायनिक व एनायनिक स्पीशीज के रूप में विभक्त होना व कैटायनिक स्पीशीज का अम्ल के रूप में व एनायनिक स्पीशीज का क्षार के रूप में व्यवहार करना इस थ्योरी का मूल आधार है। ओके, दूसरा देखिए विलायक NH3। NH3 का जब ऑटो आयनाइजेशन होगा तो NH4 प्लस और NH2 माइनस आयन में ये विभक्त हो जाता है। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए H2SO4 है, उसके ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये H3SO4 प्लस व HSO4 माइनस में विभक्त हो गया। SO2 है वो SO2 प्लस और SO3 2 माइनस में विभक्त हो गया। ओके, तो ये तो हो गई ऑटो आयनाइजेशन टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसी भी विलायक अणुओं का स्वतः आयनीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने बात की है। अब देखिए इस सिद्धांत की मदद से ये हम कैसे पता लगाएं कि कोई स्पीशीज किसी विलायक में अम्ल की भांति व्यवहार करती है या क्षार की भांति व्यवहार करती है। तो देखिए अगर कोई सबस्टेंस किसी विलायक में कैटायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर कोई सबस्टेंस किसी विलायक में एनायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो देखिए यहाँ पे सबस्टेंसेस which increases the concentration of cation, और कैटाइन कहां से आएगा, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से हमें कैटाइन और एनाइन दो स्पीशीज प्राप्त हो रही है। तो वो सबस्टेंस जो कि सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई कैटाइनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, अम्ल होगा। और वह सबस्टेंस जो कि सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त एनायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, वो क्षार होगा। तो सॉल्वेंट सिस्टम अप्रोच शायद क्लियर हो गई होगी। ये किसके बारे में बात करने जा रही है, ये जो विलायक तंत्र सिद्धांत है वो
किस बात पर आधारित है। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई पदार्थ किस प्रकार से कैटायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और किस प्रकार से एनायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और उसके आधार पर हमने उस पदार्थ को अम्ल व क्षार के रूप में वर्गीकृत किया। देखिए सॉल्वेंट के रूप में जब हम अमोनिया इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि सॉल्वेंट जो अमोनिया है उसका ऑटो आयनाइजेशन के फलस्वरूप हमें अमोनियम आयन व एमाइड NH2- आयन प्राप्त होते हैं। देखिए NH3 का ऑटो आयनाइजेशन होगा तो क्या प्राप्त हुआ है, NH4+ और NH2-। अब देखिए इसमें NH4Cl और NH4NO3 यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट जैसी स्पीशीज को जब हम अमोनिया विलयन में विलय करते हैं तो वे अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अम्ल की भांति व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया है कि जो पदार्थ किसी विलायक में मिलाने पर विलायक के ऑटो आयोनाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त कैटायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, वो उस विलायक में अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और अगर कोई पदार्थ विलायक के ऑटो आयोनाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त एनायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो वो क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए जब विलायक का ऑटो आयोनाइजेशन होगा तो NH4+ और NH2- स्पीशीज प्राप्त हो रही है। तो जब हमने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट जैसी स्पीशीज को अमोनिया में विलय किया है तो इसमें NH4+ और NH4+ यानी NH4+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, इन पदार्थों के उस विलायक में मिलाने से बढ़ जाएगी, इसलिए ये पदार्थ उस विलायक में अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। दूसरी तरफ देखिए ये है पोटेशियम एमाइड, सोडियम एमाइड, सोडामाइड। इस प्रकार की स्पीशीज को जब हम अमोनिया में विलय करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है NH2-। तो सॉल्वेंट की जो सोलेंट मॉलिक्यूल्स के ऑटो आयनाइजेशन के फलस्वरूप जो NH2- स्पीशीज प्राप्त हो रही है उसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि करते हैं ये पदार्थ, तो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी अम्ल कौन सी स्पीशीज होगी और क्षार कौन सी स्पीशीज होगी इस सॉल्वेंट सिस्टम अप्रोच के तहत। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम विलायक के रूप में SO2 का इस्तेमाल करें, सल्फर डाइऑक्साइड को हम विलायक के रूप में इस्तेमाल करें तो उस विलायक में SOCl2 किसके रूप में व्यवहार करेगा, अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा, क्योंकि ये SOCl2 भी क्या है SO2+ और SO2 का जब हम ऑटो आयनाइजेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है SO2+ और SO3-। तो इस पदार्थ के मिलाने से विलायक के ऑटो आयनाइजेशन से प्राप्त कैटायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, इसलिए ये पदार्थ किसके रूप में व्यवहार करेगा, अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा। ठीक इसके विपरीत देखिए जब हम सोडियम सल्फाइड को SO2 विलायक में विलय करते हैं तो ये पदार्थ उस विलायक के ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त एनायनिक स्पीशीज SO3-2- आयन की कंसंट्रेशन में वृद्धि कर देता है, इसलिए ये पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। ओके, तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि कौन सी स्पीशीज अम्ल की भांति व्यवहार करेगी और कौन सी स्पीशीज क्षार की भांति व्यवहार करेगी। आगे देखिए एक टर्म है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो आयनाइजेशन प्रोसेस के जस्ट विपरीत है। आयनाइजेशन में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है अपनी कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज में विभक्त हो रहे थे, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में जो कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज है आपस में कंबाइन करके और न्यूट्रल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये दोनों प्रोसेस जो है न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन की जो प्रोसेस हैं एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस हैं। उदाहरण देखिए अमोनियम क्लोराइड और जो सोडियम एमाइड है उन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा
अमोनिया सॉल्वेंट बनेगा और NaCl बनेगा। ओके, अमोनिया सॉल्वेंट क्यों बना है? क्योंकि देखिए यहाँ पे NH2 माइनस और NH4 प्लस यानी कैटाइनिक स्पीसीज और एनाइनिक स्पीसीज दोनों आपस में क्या हो गए हैं? कंबाइन हो गए हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बना दिए। ठीक इसी प्रकार से देखिए जब SOCl2 और Na2SO3 आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे ये कैटाइनिक स्पीसीज SO2 प्लस और SO3 2 माइनस एनाइनिक स्पीसीज आपस में कंबाइन करेंगी और क्या बना लेंगे? SO2 सॉल्वेंट और प्लस NaCl। SO2 न्यूट्रल स्पीसीज है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी भले उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो रही हो, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही हो या आयनाइजेशन की प्रोसेस हो रही हो, दोनों में हम एक बात नोट कर रहे हैं कि इसमें जो आयनिक स्पीसीज हैं यानी कैटाइनिक और जो एनाइनिक स्पीसीज हैं वो आपस में कंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही है? न्यूट्रल स्पीसीज का निर्माण कर रही है और कैटाइनिक और एनाइनिक स्पीसीज का निर्माण कर रही है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक टर्म हो रहा है इसमें सोलोलाइसिस। जैसे हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से एक प्रोसेस होती है सोलोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एक सॉल्वेंट विशेष के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम जल को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइसिस। और अगर कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉमन सोलोलाइसिस कहलाती है। देखिए इसमें इस कंपाउंड की जब हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और ये कंपाउंड बनेगा प्लस HCl। ठीक इसी प्रकार से अगर अल्कोहल को इस्तेमाल किए तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया को इस्तेमाल करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्वेंट के माध्यम से किसी कंपाउंड का सोलोलाइसिस करते हैं तो हमें इस प्रकार के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये था सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। ओके, आगे देखिए अभी तक हमने जितनी भी जो अम्ल क्षार संकल्पनाओं के अंतर्गत विभिन्न जो संकल्पनाएं और थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें हमने नोट किया है कि उस सिद्धांत ने अम्ल क्षार जो संकल्पना है, अम्ल क्षार से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने का काफी हद तक प्रयास किया है। उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियां हमें देखने को मिली हैं और ये जो सॉल्वेंट सिस्टम सिद्धांत है ये भी अपने आप में एक परिपूर्ण सिद्धांत नहीं है। इसमें भी कुछ कमियां हैं जिनको हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस सिद्धांत की सबसे पहले कमी क्या है? देखिए इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जो खूबी है उस पर हम बात करते हैं। ये जो है प्रोटीन और अप्रोटीन सब्सटेंसेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। विलायक तंत्र सिद्धांत भले पदार्थ प्रोटिक हो या पदार्थ अप्रोटिक हो, दोनों ही प्रकार के पदार्थों की अम्लीय व क्षारीय व्यवहार या अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को यह सिद्धांत भली भांति समझाने में सफल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सिद्धांत की कुछ कमियां रही हैं। तो देखिए पहली कमी क्या है? ये सिद्धांत इस बात पे बल देता है कि कोई भी रिएक्शन है यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको अम्ल और क्षार तब तक नहीं बताया जा सकता या अम्ल व क्षार के रूप में कैटेगराइज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम सॉल्वेंट का जिक्र नहीं करें। यानी प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट इज मस्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई एनी सब्सटेंस एज एसिड और बेस। किसी भी पदार्थ के अम्ल व क्षार के रूप में विभक्त करने या वर्गीकृत करने के लिए जो विलायक है उसकी अति आवश्यकता होती है। लेकिन देखा यह गया है कि कई प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो बिना सॉल्वेंट के भी संपन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं या इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जो बिना सॉल्वेंट के माध्यम से ही संपन्न हो रही हैं उनको इस सिद्धांत के माध्यम से हम नहीं समझा सकते। दूसरा जो लिमिटेशन है वो देखिए ओवर एम्फेसिस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो कैटाइनिक स्पीसीज और एनाइनिक स्पीसीज है दोनों के कॉम्बिनेशन से या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको ओवर एम्फेसाइज किया गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में यह देखा गया है कि जैसे SOCl2 है जब उसका आयनाइजेशन होगा तो SO2 प्लस और 2Cl माइनस आयन
बनता है, लेकिन इसका जो ऑटो आयनाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो नेग्लिजिबल है। ओके, तीसरा जो लिमिटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। देखिए, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो मिसमैच है, यानी इस सिद्धांत की मदद से हमें जो सैद्धांतिक आंकड़े और जो सैद्धांतिक जो तथ्य हमें प्राप्त हो रहे हैं उसका प्रैक्टिकल तथ्यों के साथ में मिसमैच है, यानी मिलान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस सिद्धांत की मदद से ये कहा गया है कि SO2 जो विलायक है उसमें SOCl2 एक एसिड के रूप में व्यवहार करता है, क्योंकि यह SOCl2 जब SO2 विलायक में विलय किया जाता है तो विलायक के ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त SO2+ आयन की सांद्रता में यह अभिवृद्धि कर देता है। लेकिन यहाँ जैसा कि हमने बिंदु नंबर 2 में डिस्कस किया है कि SOCl2 की ऑटो आयनाइजेशन की जो टेंडेंसी है या SOCl2 की आयनीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो हम इस प्रकार के केसेस को, ये जो प्रैक्टिकल और जो थ्योरेटिकल है वो मिसमैच होने के कारण हम इस सिद्धांत की मदद से भली भांति समझा नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।